2014 की बात है। असम के गुवाहाटी शहर में नटराज नाम का एक डांस ग्रुप हुआ करता था। एक दफा इसी ग्रुप के कुछ डांसर्स अपने मास्टर न्यूटन हजारिका के साथ एकेडमी के हॉल में प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी बीच मास्टर हजारिका का फोन बजता है और वो फोन पर बात करते करते एकेडमी हॉल से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेके ग्रुप के पास वापस आते हैं। वापस आकर उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और हम सबको अगले वीक मुंबई निकलना पड़ेगा। तुम सब रेडी रहना इसके लिए। अब ये बात सुन के ग्रुप के सारे लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते कि यार चलो इसी बहाने हम सबको मुंबई घूमने का भी मौका मिल गया। पर भाई साहब, इनको कोई अंदाजा ही नहीं था कि सपनों का ये शहर इनको कितना भयानक मंजर दिखाने वाला है। इस कहानी को मेरे साथ उसी डांस ग्रुप के एक मेंबर रोहित भाई ने शेयर किया है, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। इनफैक्ट इनका ग्रुप जब उस एरिया को एक्सप्लोर कर रहा था तो इन्होंने एक आध फोटोज भी क्लिक की थी, जो आप आगे वीडियो में अच्छा, अभी एक चीज समझना कि ये जो कहानी है ना, इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर आपने स्किप किया या फिर भगा के देखने की कोशिश की तो आप आगे डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जैसा मैंने बताया था कि असम के गुवाहाटी शहर में इनका डांस ग्रुप था जिसका नाम है नटराज डांस एकेडमी, और इसमें जो मास्टर थे उनका नाम था न्यूटन हजारिका। उनको कॉल आता है एक दिन कि भाई मुंबई में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, अगर आपका ग्रुप ऐसे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आप लोग यहाँ पहुँच जाइए। ये जाके अपने ग्रुप को सारी बात बताते हैं। ग्रुप बहुत खुश होता है कि भाई चलो मुंबई घूम के आएंगे, और ये लोग गुवाहाटी से मुंबई जाने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। रोहित बताते हैं कि उस डांस कंपटीशन में इनके ग्रुप से करीब 8 से 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। पर यहाँ जब गुवाहाटी से मुंबई जाने का टाइम आया तो जो इस ग्रुप की फैमिली थी, जैसे इनके मम्मी पापा, उनके भाई बहन, वो सब भी साथ जाने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े बच्चे तो थे नहीं कि इनको अकेले छोड़ दे घर वाले। तो अभी घर वाले भी गुवाहाटी से मुंबई जा रहे हैं। अब जो ये टोटल 8-10 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इनके नाम सुनना एक बार। रोहित के अलावा अजय, जयंतो, पिंकी, लक्ष्मी, आंचल, पॉम्पी, पलाश और हरीश, ये सब लोग इनके ग्रुप में थे। अब फाइनली वो डेट आ जाता जब इनको गुवाहाटी से निकलना था। रोहित बताते हैं कि पूरे 50-55 घंटे की जर्नी करने के बाद हम फाइनली मुंबई पहुंच चुके थे। अभी इनका जो डांस कॉम्पिटिशन था ना, वो मुंबई के गोरेगांव ईस्ट इलाके में। जो डांस कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर था उसने न्यूटन हजारिका सर को एक हॉस्टल का एड्रेस भेज रखा था। उसी हॉस्टल के बिल्डिंग में एक बड़ा सा हॉल है जहां पर ये पूरा कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था। अब और भी कई सारे ग्रुप्स उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए उसी हॉस्टल में आकर रुकने वाले थे। अब यहाँ होता ये है कि रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ये लोग जाते हैं बाहर ऑटो वाले के पास। ऑटो वाले को ये लोग बताते हैं कि भैया हमें गोरेगांव ईस्ट जाना है। ऑटो वालों ने पूछा कि गोरेगांव ईस्ट में किस जगह पे? तभी लोग ने बताया कि आर्य कॉलोनी करके एक जगह है जहाँ पर हमारा हॉस्टल है, वहीं छोड़ दीजिए हमें। और भाई साहब, लगभग 7-8 ऑटो वालों ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हम तो नहीं जा रहे उधर। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्यों मना कर रहे हैं। फिर जो न्यूटन हजारिका सर थे, ये उस कोऑर्डिनेटर को फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, कोई ऑटो वाला आ ही नहीं रहा उधर। तो उस कोऑर्डिनेटर ने बोला कि आप कुछ और ऑटो वाले से ट्राई कीजिए। तब ये हजारिका सर पूछते हैं कि कितना पैसा लगता है, तो उन्होंने बोला कि 300-350 रुपये लगेंगे। अब यहाँ पर न्यूटन सर एकदम इरिटेट हो गए। अब उनको परेशान देखकर वहीं पास में खड़े एक ऑटो वाले ने इनको बुलाया अपने पास। बोला कि आपको आर्य कॉलोनी जाने का है? इन्होंने बोला हाँ। तो बोला कि 500 रुपये लगेंगे। इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आप ले चलो। तब उस ऑटो वाले ने अपने जान पहचान के और कुछ ऑटोज़ को बुलाया वहाँ पे, और इनका पूरा ग्रुप ऑटो में बैठ के निकल जाता है आर्य कॉलोनी के लिए। रोहित बताते हैं कि भैया वो पूरा एरिया जहाँ पर हमें जाना था एकदम घनघोर जंगल है, और करीब 1 घंटे ऑटो से चलने के बाद हम उस जंगल को पार करके फाइनली एक बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं। जैसे ही ऑटो हमारा उस बिल्डिंग की तरफ मुड़ा, मेरी एक नज़र गई उस बिल्डिंग के ऊपर, और मैंने जयंतो से बोला कि भाई ये तो बड़ा पुराना से एकदम ब्रिटिश एरा का बिल्डिंग लग रहा है। इस पर उनका दोस्त जयंतो रिप्लाई करता है कि अबे ये तो कृष्णा कॉटेज जैसा लग रहा है। और इन्होंने इस चीज को बहुत फन वे में लिया उस टाइम पे। अब जब ये लोग ऑटो से उतर रहे थे तब रोहित के ऑटो वाले ने पूछा इनसे कि भैया आप लोग यहाँ पर कितने दिन तक रुकने वाले हैं? तब रोहित बोलता है कि भैया 3-4 दिन तो रुकेंगे हम लोग, हमारा कंपटीशन है। तब ऑटो वाला बोलता है कि भैया ये एरिया तो बड़ा सुनसान टाइप का लग रहा है। फिर रोहित पूछता है कि भैया आप यहाँ पहले नहीं आए हैं क्या? तब ऑटो वाले ने बोला कि नहीं, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है इस एरिया में।
रोहित बताते हैं कि ऑटो वाला ना अपना सर बाहर निकाल के बहुत देर तक उस बिल्डिंग को देखता रहा और जब तक हम लोग बिल्डिंग के अंदर घुस नहीं गए वो वहाँ से गया ही नहीं। अब फाइनली इनका सारा ग्रुप हॉस्टल के अंदर पहुँचता है। सबको अपना कमरा अलॉट हो चुका था। अब रोहित बताते हैं कि जो इनको रूम अलॉट हुआ था वो उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे है। ये लोग जाते हैं कमरे के अंदर और जैसे इन लोगों ने कमरा खोला, भाई ये देखते हैं कि कमरे के कोने में 4-5 कबूतर बैठे हुए हैं। अब गेट खुलने की आवाज़ से वो कबूतर वहीं फड़फड़ा के उड़ने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद एकदम शांत होके बैठ गए। रोहित लिखते हैं कि जहाँ पर वो कबूतर बैठे हुए थे वो एकदम अंधेरा कोना था और रूम से ना एक अलग ही वाइब आ रही थी। अब ये लोग इतनी लंबी ट्रेन जर्नी करके आए थे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही होगी सबको। यहाँ थकान के चक्कर में सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये लोग रूम के कमरे में अपना सामान रखते हैं। उसके बाद फ्रेश होके थोड़ी देर आराम करने के बाद रात के 9 बजे ये लोग नीचे जाते हैं खाना खाने। इनके खाने का पूरा अरेंजमेंट हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर हो रखा था। ये लोग जाते हैं बढ़िया अपना खाना वाना खा के वापस फिर अपने कमरे में आ जाते हैं। अभी देखो जो वो 8-10 लोगों का ग्रुप था उसमें जो लड़कियां थी उनके लिए अलग कमरा अलॉट हो रखा है। उन लड़कियों के कमरे के ठीक सामने लड़कों का रूम था और लड़कों के कमरे के बगल में जो इनके सर थे न्यूटन हजारिका, उनका कमरा मौजूद है। रोहित बताते हैं कि डिनर करने के बाद हम सब मतलब लड़के लड़कियां सब लोग हमारे बॉयज रूम में ही आके बैठ जाते हैं। वहीं पर हमने बात करना स्टार्ट कर दिया। अब अक्सर गुवाहाटी में ऐसा होता है कि हमें खाना खा के लेट सोने की आदत है, तो हम ऐसे अपना टाइम पास कर रहे थे और बातचीत करते करते रात के 11:30 बज जाते हैं। अच्छा, अभी इनके बातचीत का टॉपिक क्या था? तो ये बड़ा सा हॉस्टल का बिल्डिंग, इसका एम्बियंस, जो अभी जंगल पार करके आए ये लोग, उसका सन्नाटा क्या इन लोगों ने फेल किया, और जो कमरे के अंदर से एरी वाइब आ रही थी वो सब चीज़ें लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसी बीच रात के 11:30 बजे उनके कमरे की लाइट फ्लिकर करनी स्टार्ट हो जाती है। अब वो लाइट जिस तरीके से फ्लिकर कर रही थी उसे देख के इनके ग्रुप की जो लड़कियां थी वो बहुत पैनिक करने लग गई। जो ग्रुप के लड़के थे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसी बीच जो जयंतो है ये कमरे का गेट खोल देता है। गेट खोल के बाहर इसने देखना चाहा कि भाई और सब रूम में भी ऐसा हो रहा है क्या, पर जयंतो पाता है कि भाई उस पूरे बिल्डिंग की लाइट, इनफैक्ट जो इनके बाजू में न्यूटन सर का कमरा था उसकी लाइट भी एकदम नॉर्मल है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, बस इनके कमरे में ही लाइट फ्लिकर हो रही है। अब ये सब देखने के बाद जब जयंतो वापस कमरे के अंदर आता है तो उसके अंदर आते ही ना कमरे की लाइट पूरी तरीके से बंद हो जाती है। अब लाइट बंद करते ही उस ग्रुप की जो लड़की थी लक्ष्मी बहुत चिल्लाती है एकदम जोर से। अब जो सारे दोस्त थे ये लक्ष्मी के आसपास जाके बैठ जाते हैं और जयंतो ने बोला कि भाई सब एकदम एक साथ बैठे रहो, क्योंकि कमरे की लाइट बंद होने के बाद अंदर एकदम घनघोर अंधेरा हो रखा है। इनको इनफैक्ट अपने पास बैठे इंसान का भी चेहरा एकदम क्लियरली दिखाई नहीं देता। तो ये सब लोग एक साथ ग्रुप बना के बैठ जाते हैं। बैठ के लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे और कोई आधे घंटे के बाद इनके कमरे की लाइट दोबारा चलती है। अब लाइट आने के कुछ मिनट के बाद माहौल थोड़ा सा नॉर्मल होता है और ये सब लोग दोबारा से वो सारी चीज़ें डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये हॉस्टल कैसा है, बम डर सा लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इधर। और इसी बीच रात के करीब 12:30 बजे फिर से इनके कमरे की लाइट बंद होती है और इस बार जब लाइट बंद हुई ना तो इनके ग्रुप की जो लड़की थी पिंकी वो बहुत जोर से चिल्लाती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के इनके कमरे के बाजू में जो न्यूटन सर का कमरा था वो अपने कमरे से निकल के आते हैं। अब इन्होंने इनका डोर नॉक किया तो जो इनके ग्रुप में जयंतो लड़का था वहीं जाके दोबारा गेट खोलता है। न्यूटन सर बोलते हैं क्या हो गया, तुम लोग क्यों इतना शोर मचा रहे हो। अब यहाँ पर इन लोगों ने बताया सर को कि सर अभी हम ऐसे हॉस्टल के एम्बियंस के बारे में बात कर रहे थे और इसी बीच हमारा लाइट फ्लिकर होता है और थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है, ऐसा 2 बार हो गया है। तब यहाँ न्यूटन सर बोलते हैं कि तुम लोग फालतू का बकवास मत करो और लड़कियों को डांटते हुए बोलते हैं कि इतना क्यों हल्ला कर रहे हो, आसपास लोग सो रहे हैं ना कमरे में, तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ चलो। अब ये बात सुन के जो वो लड़कियां थी ना वो ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी। उन्होंने न्यूटन सर को बोला कि सर आज रात हम इसी कमरे में सोएंगे, कल सुबह चले जाएंगे, ऐसे हम लोग बहुत डरे हुए। अब लड़कों ने भी रिक्वेस्ट किया तो न्यूटन सर बोलते हैं कि ठीक है पर कोई हल्ला नहीं करेगा। ये बोल के न्यूटन सर अपने कमरे में चले गए और वो सारा ग्रुप
एक ही कमरे में रात को सो जाता है। पर भाई उस रात की घटना बस एक छोटी सी आहट थी। कोई था जो अपना प्रेजेंस इन सबको फील करवाना चाह रहा था। अब आगे आगे सुनना क्या होता है। अब सेकेंड डे रोहित सुबह 8 बजे उठ जाता है। उठ के इसने अपने बाकी दोस्तों को भी उठाया और जो लड़कियां थी वो अपने कमरे में चली गई और यहाँ एक कमरे में लड़के रह गए थे। रोहित बोलता है कि भैया अभी मेरे बाकी दोस्त थोड़े नींद में ही थे और मैं जो वॉशरूम था उधर चला गया फ्रेश होने के लिए। रोहित लिखते हैं कि जो लड़कों का वॉशरूम था वो थोड़ी दूर पर था। अब सिस्टम कुछ ऐसा था कि लगातार 5 वॉशरूम बने हुए थे और उनके साइड में 3 वॉश बेसिन लाइन से लगे हैं। रोहित यहाँ पर अंदर जाता है और ब्रश वगैरह करने के बाद इसने पहले वॉश बेसिन का नल खोला और भाई जैसे उसने नल खोला बाजू में जो दूसरा वॉश बेसिन था उसके नल से पानी निकलने लगा। रोहित को एकदम समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अब रोहित को लगा कि शायद कोई फॉल्टी सिस्टम होगा तो ये चुपचाप सेकेंड वॉश बेसिन में ही जाके अपना कुल्ला वुल्ला कर लेता है। अब कुल्ला करने के बाद रोहित ने उस सेकेंड वॉश बेसिन का नल बंद किया। अब जैसे नल बंद किया ना, जो थर्ड वॉश बेसिन था उससे पानी निकलना शुरू हो गया। इसने 4-5 बार वो नल को खोलना बंद करना ट्राई किया पर हर बार वही चीज रिपीट होती। अब रोहित बड़ा कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इसी बीच वॉशरूम के सीलिंग से इसको किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। अब भाई उस आवाज ने इसके शरीर में एकदम ठंडी सिहरन दौड़ा दी। ये तुरंत वॉशरूम से भाग के वापस अपने कमरे में आता है। कमरे में आया तो इसने जो इसका दोस्त था अजय उसको सारी बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ भी मेरे साथ वॉशरूम के अंदर। अजय यहाँ बिना एक शब्द बोले रोहित को लेके वापस उस वॉशरूम की तरफ जाता है। उसने भी जाके सेम चीज़ें ट्राई की। अजय के साथ भी वही हुआ, एक का नल खुलता दूसरे से पानी निकलने लगता। अब यहाँ पर अजय रोहित का हाथ पकड़ के वॉशरूम से बाहर कॉरिडोर के अंदर ले जाता है। कॉरिडोर के कोने में खड़े होके अजय बोलता है रोहित से कि भाई एक बात बताना है और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तुम बाकी लोगों को और लड़कियों को नहीं बताओगे। रोहित बोला कि ठीक है। अजय बोलता है कि भाई मुझे भी ना इस होटल का जो माहौल है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एकदम अजीब तरीके का डर मेरे अंदर बैठ गया है। और अभी अभी एक आंटी आई थी नीचे, वो ना कमरा छोड़कर चली गई। तब अजय बताता है कि सुबह सुबह उठ के वो नीचे की तरफ गया था सिगरेट पीने। जो हॉस्टल का 2nd फ्लोर था उस पर एक दूसरा ग्रुप रुका हुआ था। उस ग्रुप में एक 9 साल का बच्चा भी था जिसकी मम्मी उसे लेकर आई थी पार्टिसिपेट कराने के लिए। और जब मैं 2nd फ्लोर पर उतर रहा था ना तो मुझे उस आंटी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहीं पर खड़े होकर सुनने लगा। जो 2nd ग्रुप का कोऑर्डिनेटर था वो आंटी उस पर चिल्लाते हुए बोल रही थी कि तुम मुझे कैसे जगह पर रुकवा दिया है। उस कोऑर्डिनेटर ने पूछा कि क्या हो गया। आंटी बोलती हैं कि अभी जब नहा के मैं वापस अपने कमरे में आई और कमरे में आके जो इनका मिरर था उस पर बाल बनाने के लिए सामने गई तो भाई उस पूरे मिरर से ब्लड निकल रहा था। आंटी थोड़ा सा और क्लोज जाके देखने की कोशिश करती हैं कि क्या हो गया मिरर में और तभी उनको एक औरत दिखाई देती है मिरर के अंदर। उसका आधा चेहरा पूरा जला हुआ है, गर्दन उसकी एक साइड लटकी हुई थी और वो ना आंटी को बहुत गुस्से में देख रही थी। ये देख के बहुत ज़्यादा डर गई आंटी और वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकली है। और अभी उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर को बोला कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती और अपना सामान पैक करके अपने बच्चे को साथ लेके बाहर चली गई। अजय बताते हैं कि ये पूरा सीन देख के मैं वापस कमरे में आ गया। अजय ने बोला रोहित को कि भाई ये सब किसी को मत बताना, अपने ग्रुप की लड़की लोग ऑलरेडी बहुत डरी हुई है और ऐसे हमने बता दिया तो हमारा परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगा। अजय ने तो अपनी बात बोल दी पर ये सब सुनने के बाद रोहित की हालत खराब होने लगी। अब ये दोनों अपने कमरे में वापस आते हैं जहाँ पर इनके ग्रुप के बाकी लड़के थे। इसने सारी बात जयंतो और अपने बाकी दोस्त को बताते कि भाई अभी ऐसा ऐसा हुआ है। अब जयंतो ही बोलता है कि भाई कल रात को जो वो लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी तो मुझे भी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब इस पॉइंट पे अजय बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, रात को डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग ना बाहर निकल के एक बार देखेंगे, मतलब पूरे हॉस्टल में कि कोई सच में यहाँ पे है क्या, मतलब कोई ऐसी बुरी शक्ति है क्या इस जगह पे। अजय की बात सुन के जो इनका चौथा दोस्त था पलाश, वो पूछता है कि पर भाई इसे पता कैसे चलेगा। अब यहाँ पर अजय के पास एक कैमरा था
अजय बोलता है कि मैंने कहीं पर सुन रखा है कि भाई जो ऐसी एंटिटीज होती हैं, जैसे आत्मा होती हैं, वो हम लोगों को अपने नेकेड आई से दिखाई नहीं देगी, पर कैमरे में हम लोग आराम से उस एंटिटी को कैप्चर कर सकते हैं। पलाश बोलता है कि ऐसा सच में होता है क्या? तो अजय ने जवाब दिया कि यार सुन तो रखा है, चल ना ट्राई करेंगे, क्या जाता है। अब ये सब लोग डिनर करके अपने कमरे में वापस आते हैं। रात के 9:30 बज रहे थे और इसी बीच रोहित बोलता है कि भाई मुझे ना पॉटी लग रही है। अजय की तरफ देख के उसने दोबारा बोला कि तू चलेगा क्या भाई मेरे साथ वॉशरूम तक, वहीं पे खड़े रहना बाहर। अजय बोलता है कि भाई मैं नहीं जा रहा, तू अकेले जा। रोहित बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता है पर कोई रेडी नहीं होता इसके साथ जाने के लिए। अब मजबूरी में अकेले ही रोहित को वॉशरूम जाना पड़ा। रोहित बताते हैं कि जो सबसे पहला वॉशरूम था ये उसके अंदर जाके बैठ जाते हैं। रोहित चुपचाप सीट पे बैठ के पॉटी कर रहा है और इसे जस्ट अपने बाजू वाले वॉशरूम से ना किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। अब जैसे ही रोहित ने वहाँ से की आवाज़ सुनी, भाई ये एकदम डर के मारे शिवर करने लगा। पहले उसे लगा कि मे बी उस फ्लोर पर और भी दूसरा ग्रुप रुका हुआ है, तो उसमें से कोई आया होगा पॉटी करने। इसने एक बार आवाज़ लगाई, ये कौन हो भाई? पर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो लगातार हंसी की आवाज़ ही चल रही थी। अब जब ये चीज़ रोहित के बर्दाश्त के बाहर हो गई, तब वो वॉशरूम से बाहर निकल के अपने बाजू वाले वॉशरूम का गेट खोल देता है और भाई ये पाता है कि उसमें कोई भी नहीं है और हंसी की आवाज़ भी अभी एकदम बंद हो चुकी है। ये दोबारा जाके वॉशरूम के अंदर बैठता है, फिर से वो हंसने की आवाज़ चालू हो जाती है। अब ये जैसे तैसे हिम्मत करके अपना पूरा काम निपटाता है और उसके बाद वॉश बेसिन में हाथ धो के ये बाहर जाने लगा अपने कमरे की तरफ। अब रोहित बताता है कि भैया जब मैं उस वॉशरूम के मेन दरवाजे से बाहर निकल रहा था, अब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, ये ना पीछे मुड़ के देखता है दोबारा और भाई इसने पाया कि जो वो 5 वॉशरूम बने हुए थे लाइन से, उन सबका गेट एक साथ खुला और फिर बंद हो गया। ये चीज 4-5 बार रिपीट हुई। रोहित एकदम फ्रीज होके देखने लगा उस गेट की तरफ और कुछ सेकंड देखने के बाद ये एकदम जोर से चिल्लाते हुए अपने कमरे में वापस आता है। वापस आके इसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई तो अजय बोलता है कि भाई अब ना ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये हमारे जान के लिए भी खतरा हो सकता है। अब से एक रूल बना लो कि कोई भी अकेले वॉशरूम की तरफ नहीं जाएगा। सबने इस बात पर हामी भरी और रात के 11 बजे ये लोग अपने प्लान के मुताबिक कैमरा लेके निकल पड़ते हैं हॉस्टल की तहकीकात करने कि भाई आखिर यहाँ पर और कौन रहता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। रोहित लिखते हैं कि इस टाइम पर न्यूटन सर को भी सारी बात पता चल चुकी थी। ये लोग पहले न्यूटन सर के कमरे में जाते हैं और बोलते हैं कि सर हम ना कैमरा लेके जा रहे हैं रिकॉर्ड करने। अब सर भी बहुत ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर पाए। पहले तो इन्होंने मना किया कि नहीं ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ सारे बच्चे जिद पर अड़ गए कि नहीं सर ऐसे इतना खतरनाक घटना घट रहा है हमारे साथ, किसी की जान भी जा सकती है। और नीचे 2nd फ्लोर पर ऐसे अभी आंटी के साथ हुआ, वो अपने कोऑर्डिनेटर के साथ लड़ाई करके ये हॉस्टल छोड़ के चली गई, तो कुछ तो है ना। अब ये सब आर्ग्यूमेंट सुन के सर बोलते हैं कि ठीक है एक काम करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब ये पूरा लड़कों का ग्रुप और सर कैमरा लेके ऐसे रिकॉर्ड करते हुए 2nd फ्लोर की तरफ जाने लगे। अब यहाँ पर अजय के हाथ में वो कैमरा था। रोहित लिखते हैं कि 2nd फ्लोर पर लगातार लाइन से 10 कमरे बने हुए थे। ये लोग धीरे धीरे रिकॉर्ड करते हुए एक एंड से दूसरे एंड पर जा रहे थे। अब जैसे इन लोगों ने तीसरे वाले कमरे को पार किया ना, तो जो चौथे कमरे का लॉक था वो अपने आप ऐसे ऊपर हो गया। इन सारे लोगों ने इस चीज को नोटिस किया। वो लॉक करीब 200 ग्राम का भारी भरकम ताला था। अब वो अचानक से ऐसे ऊपर हुआ तो सब एकदम रुक गए वहीं पे। अब यहाँ इनके जो सर थे ये सब लोग अपने सर की तरफ देखने लगे। तो सर ने बोला कि अरे थोड़ा हवा चल रहा है तो मे भी प्रेशर की वजह से ऐसे ऊपर उड़ गया होगा ताला, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। न्यूटन सर को अंदर ही अंदर पता चल चुका था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, पर इनके ग्रुप का डांस कंपटीशन खराब ना हो जाए इसके वजह से इन्होंने इस बात को थोड़ा ऐसे लाइटली लेने का कोशिश किया कि मेरे बच्चों के दिमाग में कोई डर का वैसा फैक्टर ना रहे। न्यूटन सर ने बोला कि ये छोड़ो इस बात को, आगे चलो और फटाफट रिकॉर्ड करके हमें कमरे में जाना है, रेस्ट करेंगे तभी तो कल अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। रोहित बताते हैं कि अजय कैमरा लेके धीरे धीरे आगे चल रहा था और जो 6ठा नंबर कमरा था वहाँ पे जाने के बाद अजय एकदम चुपचाप खड़ा हो जाता है,
कुछ सेकंड खड़े रहने के बाद ये वापस मुड़ता है अपने दोस्तों की तरफ और बोलता है कि भाई चलो अब चलते हैं ऊपर कमरे में, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। सर भी तो इसी फिराक में थे कि भाई कैसे भी बच्चे ऊपर कमरे में आ जाए। अब अजय ऐसे प्रेशर बनाने लगा तो उसकी बात सुनकर ये सब लोग वापस अपने रूम में आ जाते हैं 3rd फ्लोर पे। अब इस पॉइंट पर अजय एक वीडियो क्लिप ले जाके अपने सर को दिखाता है अकेले में, जब इसके बाकी के दोस्त कमरे में लेटे हुए थे। उस वीडियो क्लिप में अजय और उसके सर देखते हैं कि जो 6ठा नंबर कमरा था ना 2nd फ्लोर का, उसके सामने एक नंगा आदमी लेटा हुआ है, पर वो आदमी इनमें से किसी को दिखाई नहीं देता है। इन लोगों ने 3-4 बार उस क्लिप को रिप्ले किया कि भाई ये क्या देख लिया हमने। फिर न्यूटन सर बोलते हैं कि अजय ये फुटेज डिलीट कर दो। अब जबरदस्ती करके इन्होंने अजय से वो वाली क्लिप डिलीट करवा दी और इन्होंने अजय को बोला कि इसके बारे में तुम किसी से भी जिक्र नहीं करोगे जब तक हम वापस गुवाहाटी नहीं पहुंच जाते। न्यूटन सर यहाँ अजय को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं और फिर उसे अपने कमरे में वापस भेज देते हैं सोने के लिए। जब ये वापस गया तो इसके दोस्तों ने पूछा कि भाई कुछ कैप्चर हुआ है क्या कैमरे में। अजय बोलता है कि नहीं यार कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग का वहम है और ये जो हॉस्टल कैसा एम्बियंस है इसकी वजह से हम लोग को थोड़ा सा डर लग रहा है। आसपास जंगल भी है तो मे भी वो भी फैक्टर हो सकता है। तुम लोग ज़्यादा ध्यान मत दो, आराम से सो, कल अपना परफॉर्मेंस है। और इसी के साथ 2nd डे का क्लोजर होता है। अब देखो तीसरे दिन जब ये लोग सो के उठते हैं तो सबको था कि भाई आज हमारा डांस परफॉर्मेंस है और कल हमें हॉस्टल से चेकआउट करके वापस गुवाहाटी के लिए निकल जाना है। तो ये लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं, वहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और वहीं पे ये लोग बात करने स्टार्ट करते हैं कि भाई कल तो हम लोग को निकल जाना है, तो क्यों ना आज एक काम किया जाए, आज हम लोग चिकन और बियर लेके आते हैं और जब डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगा तब रात को बैठ के थोड़ा पार्टी करेंगे। वैसे भी कल हम लोग को चले ही जाना है। अब यहाँ पर जो लड़कियाँ थी ग्रुप में वो इनको बोलती हैं कि यार हम लोग भी जब से यहाँ पर हॉस्टल में आए तो एक बार भी हम बाहर निकल कर नहीं गए, तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो इनकी बात सुन के रोहित बोलता है कि हाँ यार ठीक है, इन लोग को भी ले लेते हैं। अब इनका पूरा ग्रुप प्लान के मुताबिक हॉस्टल से बाहर निकलता है। इन्होंने सोचा था कि भाई जो पास में मार्केट है वहाँ जाके थोड़ा सा सामान वगैरह लेके आएंगे और थोड़ा बहुत चिल करके फिर वापस हॉस्टल आ जाएंगे। पर जब ये लोग हॉस्टल से बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि भाई आसपास कुछ नहीं है, ना एक ऑटो ना रिक्शा, कुछ भी नहीं। सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा था उस पर ये लोग चलते जा रहे थे और इनके दोनों साइड घनघोर जंगल। रोहित बताते हैं कि कोई 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद हमें अपने साइड में एक और रास्ता दिखाई दिया। वो एक कच्चा सड़क था। अब उस कच्चे सड़क को देख के सब लोग वहीं पे रुक गए। इन लोगों ने थोड़ा बहुत इधर उधर देखा और फिर ये डिसाइड करते हैं कि इसी सड़क पे हम लोग को चलना चाहिए, हो सकता है आगे जाके कुछ मिल जाए मार्केट वगैरह। अब ये सबके सब उस कच्चे सड़क पर चलते हुए जंगल के और अंदर जाने लगते हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद थोड़ा जंगल की डेंसिटी कम हुई और इनको थोड़ी दूर पर एक गाँव दिखाई देता है। रोहित बताते हैं कि मतलब दूर से देख के ऐसा लग रहा था कि कोई 40-50 घर होंगे और वहाँ कोई 80-100 आदमी रहते होंगे गांव के अंदर। ये सब गांव में पहुँचते हैं और वहाँ पलाश ने एक अंकल से पूछा कि अंकल यहाँ पर कुछ दारू वारू मिल जाएगा क्या। तब वो गांव वाले अंकल बोलते हैं कि हाँ बेटा मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे जाओ और तुमको रोड के साइड पर एक घर दिखेगा। उन्होंने थोड़ा सा बताया कि इस तरीके का घर है। फिर वो बोलते हैं कि उस घर के अंदर ही एक दुकान है जहाँ पर एक औरत बैठती है, तुम उनसे जाके मांगना तो तुमको मिल जाएगा। ये सब लोग जाते हैं उस दुकान पे। वहाँ एक लेडी बैठी हुई थी तो ये पूछते हैं कि आंटी बियर मिलेगा क्या। आंटी बोलते हैं कि हाँ मिल जाएगा। अब उस टाइम पर ये लोग दुकान से 8 बियर लेते हैं। पास में चिकन पकौड़ा मिल रहा था वो पैक करवाया और इसके साथ एक सिगरेट का पैकेट लेके थोड़ा सा गांव को देखने के बाद ये सब रेडी थे वापस अपने हॉस्टल आने के लिए। अच्छा एक चीज़ समझना कि अभी तक उन लड़कियों को जो कुछ भी इंसिडेंट हो रहा था लड़कों के साथ उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब ये लोग जब उस कच्चे सड़क से वापस हॉस्टल की तरफ आ रहे थे तो ऐसे मजाक करने के लिए जो ये लड़कियों का ग्रुप था ये क्या करते थे कि अपना पूरा बाल खोल के किसी पेड़ के पीछे जाके खड़ी हो जाती और वहाँ से फिर लड़कों को डराने की कोशिश करती थी। अभी जो आप ये स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ये मुझे रोहित भाई ने भेजी है उस टाइम जो इन्होंने क्लिक किया था। ये उसी जंगल के बीच की फोटो है। यहाँ रोहित लड़कियों को डांट के बोलता है कि तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो ऐसे जंगल के बीच में, चुपचाप बिना कुछ बोले नहीं चल सकते क्या। अब यहाँ रोहित के डांटने के बाद भी वो लड़कियां मानती नहीं है। वो लोग पूरे रास्ते ऐसे ही मजाक करते हुए वापस हॉस्टल तक आते हैं। अब जो यहाँ रोहित के साथ बाकी लड़के थे ये लोग भी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे।
एकदम सीरियस होके सीधा अपने हॉस्टल तक आ गए। अब हॉस्टल आने के बाद सब लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं और लंच खत्म होते होते 4 बज चुके थे। अजय यहाँ अपने ग्रुप को बोलता है कि यार सब लोग रेस्ट कर लो, शाम को 7 बजे अपना परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा फ्रेश रहेंगे तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब फाइनली शाम को 7 बजे ये सब लोग रेडी होके हॉल में पहुंच जाते हैं जहां पूरा डांस परफॉर्मेंस होना था। रोहित बताते हैं कि इस टाइम पर उस हॉस्टल का हर एक कमरा खाली था। सब लोग नीचे हॉल में पहुंचे हुए थे परफॉर्मेंस देखने के लिए और रात के करीब 9 बजे इनके ग्रुप की बारी आती है परफॉर्मेंस के लिए। ये लोग अब जाते हैं अपना स्टेज पर पूरा डांस वांस करते हैं और अपना परफॉर्मेंस खत्म करके ये स्टेज से नीचे उतर रहे थे। इसी बीच जो रोहित लड़का था भाई उससे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आने लगी। अब जहाँ पर वो डांस हॉल था रोहित उसी फ्लोर के वॉशरूम में जाता वॉमिटिंग करने। अब अपना वॉमिटिंग करने के बाद हाथ धो रहा था और जब वो हाथ धो रहा था ना तभी से एहसास हुआ कि इसके पीछे से एकदम एक हवा पास हुई है। ये तुरंत उठ के देखता है आसपास तो कुछ भी नहीं था, एकदम सन्नाटा। ये फिर जाता है यूरिनेट करने। रोहित यहाँ चुपचाप यूरिनेट कर रहा है और तभी किसी ने पीछे से रोहित का बाल पकड़ा और बाल पकड़ के उसे फर्श पे पटक दिया। यहाँ रोहित के सर में बहुत ज्यादा चोट लगी जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है वॉशरूम के अंदर। अब करीब 15-20 मिनट बीत चुके थे, रोहित अपने ग्रुप के पास वापस नहीं आया। तब ये लोग दौड़ के जाते हैं वॉशरूम की तरफ और अजय देखता है कि भाई रोहित वहाँ फर्श पे बेहोश पड़ा हुआ है। ये लोग रोहित को उठा के कमरे में लेके जाते हैं और हाथ में पानी लेके मुंह पर छींटा मारने लगे। 2-3 बार छींटा मारने के बाद रोहित की आंख खुलती है और भाई ये लोग देखते हैं कि उसकी आंख एकदम ब्लड रेड हो रखी है। ये पूछने लगे कि भाई क्या हो गया, वॉशरूम में तो ऐसे बेहोश कैसे पड़ा हुआ था। तब यहाँ रोहित एक अलग ही आवाज में बोलता है कि तुम सब लोग मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? उस जंगल के पूरे रास्ते तुम सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तुम लोग को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। और भाई रोहित का ये रूप देख के सबकी हालत खराब हो जाती है। अब ये लाइन बोलने के बाद रोहित बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए उसने अपनी बॉडी वहीं फोल्ड करनी स्टार्ट कर दी। अब इस टाइम पर लड़कियां अपने कमरे में थी और इस कमरे में सारे लड़के बैठे हुए। इनमें से पलाश तुरंत जाके सर को सारी बात बताता है तो सर भी वहाँ आते हैं कमरे में। अब जो इनके सर थे ना वो मुस्लिम थे, वो अपने कुरान की आयत पढ़ने लगते हैं। अब इसी बीच जो अजय लड़का था वो जयंतो को बोलता है कि भाई तुझे टॉयलेट लगी है क्या? जयंतो बोलता है कि नहीं। तब अजय यहाँ क्या करता है कि वहीं साइड में जाके एक बॉटल के अंदर टॉयलेट करता है और वो टॉयलेट पूरा रोहित के मुंह पे डाल दिया। अब जैसे ही रोहित के मुंह पर वो टॉयलेट पड़ा रोहित वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब एक चीज समझना कि जो ये लोग चिकन और बियर लेके आ रहे थे ना जिस रास्ते से, उसी रास्ते पर एक स्पिरिट इनके साथ आ गई थी। अब अजय को कुछ ऐसे पता होगा कि भाई टॉयलेट अगर किसी पोजेस्ड आदमी के ऊपर डाल दिया जाए तो स्पिरिट उसके शरीर को छोड़ देती है। तो रोहित के साथ भी वैसे ही हुआ। उसका शरीर छोड़ के वो स्पिरिट पास वाले कमरे में जिसमें लड़कियां रुकी हुई थी उनमें से एक लड़की जिसका नाम था लक्ष्मी उसके अंदर आ जाती है। अब इन लोगों को दूसरे रूम से लक्ष्मी के एकदम जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसके बाकी दोस्त भी वहाँ पे थी तो वो लोग अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के जो लड़कों का कमरा था उनके पास आ गई। ने बोला कि भाई लक्ष्मी वहाँ बैठ के बेड पे रो रही है अजीब तरीके से। अब यहाँ जो लक्ष्मी लड़की थी ना वो है नेपाली। जब ये लोग वहाँ पहुँचे उसके पास तो लक्ष्मी एकदम रोते हुए मराठी लैंग्वेज में कुछ कुछ बोल रही थी। इन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब लक्ष्मी को तो हिंदी तक बोलने ठीक से नहीं आती थी, मराठी तो बहुत दूर की बात है। अब यहाँ लक्ष्मी अपना गर्दन दीवार पे चिपका के ऐसे ऊपर की ओर स्लाइड करने लगी। उसके इधर का पूरा नस तन चुका था। अब ये सीन देख के सारे लोग एक साथ जाते हैं उसके पास और लक्ष्मी को पकड़ के ऐसे हिलाने लगे क्या कर रही है। अब जो न्यूटन सर थे वो भी अपना आयत पढ़ने लगते जोर जोर से और ये सब लोग लक्ष्मी को पकड़ के रूम से बाहर निकालते हैं। इस टाइम पर पूरे फ्लोर पे बहुत हल्ला होने लगा था। अब जो यहाँ उसके बाकी के हिंदू दोस्त थे वो लोग नरसिम्हा कवच का पाठ करने लगे। एकदम केओटिक माहौल हो चुका था हॉस्टल के अंदर। सारे लोग बाहर निकल गए थे अपने अपने कमरे से और इसी बीच जो हॉस्टल का ओनर था वो भी ऊपर आ जाता है। अब जो वो ओनर आया तो इन लोगों ने सारी बात बताई तो ओनर बोलता है कि आपको पहली बात तो वो चिकन और वो सब लेके आना ही नहीं चाहिए था उस रास्ते से। ऊपर से आप लोगों ने मजाक उड़ाया। वो आत्मा उसी जंगल के अंदर रहती है जिधर से आप लोग आए हैं। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी।
पर अभी सबका ये कंसर्न था कि भाई लक्ष्मी को कैसे ठीक किया जाए। तो उस हॉस्टल के ओनर ने कहीं से गंगा जल का जुगाड़ किया। अब ये लोग वहीं नरसिम्हा कवच और सब मंत्र का जाप करने लगे और लक्ष्मी के मुंह में वो गंगा जल पिलाया इन लोगों ने। तब लक्ष्मी जाके थोड़ी सी नॉर्मल हुई। अब वो पूरा रात ये लोगों ने ऐसे ही एक साथ बिताया और उसके बाद अगले दिन मतलब चौथे दिन इनको वापस अब गुवाहाटी जाना था। सुबह 10:30 बजे हॉस्टल का ओनर फिर से इनके पास आता है और बोलता है कि आप लोग आज जा रहे हैं, पर जाने से पहले जो इस हॉस्टल के कंपाउंड के अंदर एक कोने मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर को प्रणाम करके जाइएगा। दोपहर के 12:30 बजे ये सब लोग अपना सामान पैक करके ऑटो में बैठ के वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। अब जाते जाते जो रोहित था वो ना हॉस्टल के बिल्डिंग की तरफ देख रहा था एकटक। और भाई इसने देखा कि जो उस बिल्डिंग का 3rd फ्लोर था उसके कमरे के बालकनी में एक औरत वाइट साड़ी पहन के खड़ी है और वो रोहित की तरफ एकटक देखे जा रही थी। अब ये देख के रोहित एकदम डर जाता है। इसने अजय को बोला कि भाई देखना वहाँ ऊपर खड़े होकर मुझे देख रही है। तब अजय ऐसे झांकता और बोलता है कहाँ है कोई, ऐसे फालतू का मत सोच ज्यादा। अब ये लोग उस जंगल से बाहर तो निकल रहे थे पर रोहित को वो औरत बार बार दिखाई दे रही थी। ये अजय को बोलता तो अजय उसे डांट के चुप करा देता, पर अंदर ही अंदर अजय को समझ आ चुका था कि वो जो भी एंटिटी है वो रोहित के पीछे लग चुकी है और इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब शाम के 4 बजे तक ये लोग गुवाहाटी जाने वाले ट्रेन में बैठ चुके थे। अब इस समय जो रोहित लड़का था ना, इसकी तबीयत खराब हो गई। इसे डर भी लग रहा था, फीवर भी चढ़ चुका था। ट्रेन मुंबई से खुलती है और करीब रात के 9:30 बजे रोहित डिनर करके अपनी सीट पर लेट जाता है। इसके जो बाकी दोस्त थे ये डिस्कस कर रहे थे कि यार हम लोग बच गए हैं, बहुत हमारी किस्मत अच्छी थी। रोहित थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अब ये सब लोग बात ही कर रहे थे कि इसी बीच रोहित चिल्लाते हुए अपनी सीट से ऊपर उठता है। उसकी चीख इतनी तेज थी कि आसपास के सारे लोग उसकी ओर देखने लगे। वो सब रोहित से पूछने लगे कि क्या हो गया, वैसे क्यों चिल्ला रहे हो। तब अजय बोलता है कि अरे कोई नहीं, उसका ना तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो कोई बुरा सपना देखा होगा, इसकी वजह से चिल्ला दिया। अजय फिर उतर के जाता है रोहित के पास और फिर जो रोहित ने बात बताई ना भाई, रोहित बोलता है कि भाई मैं सो रहा था चुपचाप और मुझे अपने सपने में फिर से वो औरत दिखाई दी। रोहित बोलता है कि वो औरत मेरा शर्ट का कॉलर पकड़ के पीछे की तरफ खींच रही थी। उसका एकदम लंबा लंबा नाखून भी था जो मुझे लग गया इधर गले में। और भाई जब उसने अजय को अपना गला दिखाया तो अजय देखता है कि भाई उसके गले पर नाखून के खरोचने के निशान थे। रोहित बोलता है कि वो मुझे लगातार बोल रही थी कि इस बार तो तू बच गया, पर अब अगर दोबारा तुम लोग आए मेरे ठिकाने पर तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अभी रोहित बोलता है कि मेरा गला एकदम चोक हो चुका था, मेरी जान जाने वाले थे और मैं चिल्ला के उठ गया। अजय बोलता है कि ठीक है तू परेशान मत हो, अभी हम 2 दिन बाद घर पहुंच जाएंगे और घर पहुंच के सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ये लोग घर पहुंचे तब रोहित ने अपने घर वालों को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। तब रोहित की मम्मी ने एक पंडित जी से कंसल्ट करके रोहित के लिए एक ताबीज़ बनवाई। पंडित जी पहले रोहित को अपने स्थान पे बुलाते हैं, उसको पूरा झाड़ फूँक किया। तब वो पंडित ने बोला कि जो भी एंटिटी इसके पीछे पड़ी हुई थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, पर तुम जो इतना पूजा पाठ करती हो ना, उसकी वजह से तुम्हारा बेटा आज बचा हुआ है। उन्होंने फिर एक लॉकेट बना के दिया रोहित को पहनने के लिए और पंडित जी ने एक माता का मंत्र दिया और बोला कि इस मंत्र का तुम लगातार जाप करना जब भी तुमको टाइम मिले। और फाइनली 3-4 दिन के बाद रोहित एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो मुझे पता चला कि वो जो एरिया है आर्य कॉलोनी वाला वो ऑलरेडी हॉन्टेड है और बहुत लोगों ने उस जगह पर पैरानॉर्मल ऐसे एनकाउंटर्स किए हैं।